Hello dear students, myself Pramod Potter, Senior Physics Faculty, Motion Education Private Limited, Rajasthan, Kota. Today I am in front of you to discuss the paper of JEE Main 2022 26 जुलाई शिफ्ट 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, क्या करना है। इस क्वेश्चन में आपको इस ब्लॉक के ऊपर दो ब्लॉक रखे हुए हैं, M1 और M2, एक 10 kg एक 20 kg का। ये फोर्स इतना लगाना है ताकि इसके ऊपर ये वाले ब्लॉक 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मूव करने लगे, ये वाला ऊपर की तरफ जाने लगे, यानी कि ये वाला ऊपर की तरफ जाने लगे और इसका एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर हो जाए। तो ये फोर्स कितना होना चाहिए, ये हमारा सवाल है। ठीक है, तो हम एक एक ब्लॉक का एफबीडी बना करके सोल्व कर सकते हैं, टेंशन निकाल सकते हैं, वो सब एफबीडी बना करके अपना ये सवाल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस सवाल में जब हम सोल्व कर लेंगे तो इसका जो आंसर मैच करेगा वो हमारे अकॉर्डिंग जो है, वो हमने जो दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे। चलिए, क्वेश्चन में हमने सबसे पहले क्या करा, इस वाले का ब्लॉक का एफबीडी बनाया, इस पर एक एफ लगेगा, इधर एक नॉर्मल लगेगा उस ब्लॉक के कारण, तो जो भी चलेगा। इस पर एक टेंशन टी है, नीचे की तरफ टेंशन टी हो गई, तो टोटल एक्सेलरेशन मैंने मान लिया ब्लॉक का ए है 100 kg वाले का। तो इसके लिए एफ माइनस n1 प्लस टी ए माइनस कर देंगे एफ में से, एफ माइनस n1 t1 इक्वल टू 100 ए आ गया है। ओके, अब हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन में टी और n1 की वैल्यू निकालेंगे। तो उसके लिए क्या है, ये वाला ब्लॉक का एफबीडी और ये वाले ब्लॉक का एफबीडी बना लेते हैं। तो पहले अपने को बना दिया हमने कितने का, सबसे पहले हमने 20 kg वाले का बनाया। तो 20 के में सूडो फोर्स लग गया, ये सूडो फोर्स हो गया, ये n1 इस तरफ लगेगा इस पर, तो n1 की वैल्यू 20 से निकल जाएगी और इस t की वैल्यू 100 और ये जो एक्सेलरेशन दिया हुआ है एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हमने किसके रेस्पेक्ट में लिया, ध्यान रखना, विद रेस्पेक्ट टू हमने 100 kg लिया है। तो यहाँ पर हमारे पास n1 की वैल्यू 20 आ गई और t की वैल्यू, t की इक्वेशन लिख देंगे t माइनस 200 इक्वल टू m में, तो यहाँ से t आ गया हमारे पास 240। तो चलो भाई इसमें t का काम तो हो गया, n1 की वैल्यू और चाहिए, n1 की वैल्यू कितने आ चुकी है, यहाँ से 20 है, यहाँ पुट करो f निकल जाएगा, अब और a भी निकल जाएगा, a कैलकुलेट कर करके फिर हमारे पास f की वैल्यू आ जाएगी। तो इसके लिए आगे क्या करते हैं, उस वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाते हैं, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इस पर एक सूडो फोर्स तरफ लग गया है, tan a टेंशन t इस तरफ आ गया, तो tan a माइनस t इक्वल टू m में, m कितना है यहाँ पर 10 kg है, तो 10 इंटू 2 करने के बाद हमारे पास एक्सेलरेशन आ चुका है। अब एक्सेलरेशन आ गया, टेंशन आ गई, n1 आ चुका है, तो इसका मतलब वहां पर इक्वेशन में रख देंगे, तो f की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3360 न्यूटन आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन हमारा है वो हमने टिक किया हुआ है। इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि हमारे पास रेडियो कैन ट्यून टू एनी स्टेशन 6 मेगाहर्ट्ज टू 10 मेगाहर्ट्ज बैंड। वेवलेंथ का डिफरेंस पूछा हुआ है कि वेवलेंथ का डिफरेंस क्या होगा, जिसे हम बैंडविड्थ बोला है, वेवलेंथ की बैंडविड्थ। इसका मतलब अपने को वेवलेंथ तक पहुंचना है तो हमें फॉर्मूला पता है कि भाई लैम्बडा इक्वल टू सी बाई एफ होता है। तो ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, अगर लैम्बडा 1 इक्वल टू सी बाई F1 करेंगे तो लैम्बडा 1 निकल जाएगा, ये हमारे पास F1 है, ये हमारे पास F2 है, इस तरीके से लैम्बडा 2 हो जाएगा सी बाई F2 और इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वही हमारे पास इसकी बैंडविड्थ हो जाएगी। तो लैम्बडा 1 माइनस लैम्बडा 2 करके जो आंसर आएगा वही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो हमने इसमें ये किया हुआ है कि पहले लैम्बडा 1 कैलकुलेट कर ले, 50 आ गया, 30 आ गया, दोनों का डिफरेंस 20 आ चुका है। ओके, तो इसका आंसर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा हुआ है कि अगर शुरू में कोई डिसइंटीग्रेशन रेट 4250 है और 10 मिनट के बाद ये 2250 हो गया तो इसमें लैम्बडा कितना होगा, जबकि log बेस 10 1.88 गिवन है। तो सिंपल सी बात है, रेट के बारे में हम जानते हैं कि भाई जो रेट होता है वो क्या होता है, वो होता है माइनस लैम्बडा। मान लो अपना शुरुआत का मान लेते हैं इसको लैम्बडा n0, दैट इज व्हाट, दैट इज 4250 और दूसरा जो 10 मिनट के बाद हो चुका है वो हो चुका है n बदल चुका होगा, तो मान लो वह n हो चुका है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बदल चुके होंगे, तो हमारे पास इसकी वैल्यू बेटे हो चुकी है 2250। अगर मैं इन दोनों को डिवाइड कर दूं तो क्या मेरे पास n0 अपॉन n की वैल्यू आ चुकी होगी और ये वैल्यू बेटे 1.88 के इक्वल आती है। हमें इसका log बेस 10 लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इसने दे रखा, वो क्यों पड़ेगी ये देखो, ध्यान दो, अगर मैं इसको n0 e की पावर माइनस लैम्बडा और 10 मिनट पर रख लेते हैं, तो भाई 10 मिनट पर रख लेने पर हमारे पास मैं n0 अपॉन n कर लूं, n0 अपॉन n, तो यही पावर हो जाएगी प्लस की लैम्बडा इंटू 10। तो यहाँ पे दोनों तरफ का log बेस 10 लेना होगा, क्योंकि log बेस 10 की वैल्यू दे रखी है, log बेस 10 ले लेंगे तो ये हो जाएगा
log बेस 10 1.88 और ये हो जाएगा लैम्बडा इंटू 10 log बेस 10 इंटू और ये log बेस 10 ई। तो ये सारी वैल्यू सोल्व करने के हमारे पास अननोन सिर्फ लैम्बडा बच गया है। इस लैम्बडा को सोल्व कर लेंगे, लैम्बडा का सोल्व कर लेने पर हमारे पास आंसर सी आ जाएगा। तो इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे भी दिखाता हूँ कि भाई शुरू में ये हो गया, 10 मिनट के बाद ये हो गया, इन दोनों को डिवाइड करके ये आ जाएगा। अब एन नोट अपॉन ई की वैल्यू को सोल्व करने के लिए log बेस 10 पर इसका हमने लॉगरिथम लिया और log बेस 10 पर इसका लॉगरिथम ले लेने के बाद लैम्बडा की वैल्यू आती है 0.063। ओके, तो इसका आंसर सी हो जाता है। ओके, प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पैरेलल बीम ऑफ लाइट वेवलेंथ 900 नैनोमीटर, इंटेंसिटी इतनी दे दी। डायरेक्ट फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है, हमें बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। इसमें बोला है कि नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड कितने गिर रहे हैं सरफेस पर। अब ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आई ए लैम्बडा टी अपॉन एच सी, और नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड निकालना है तो इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन पर सेकंड का मतलब आई ए लैम्बडा अपॉन एच सी। सोचो आई भी दिया हुआ, एरिया भी दिया हुआ, वेवलेंथ भी दी हुई, एच भी दिया हुआ, सी भी पता होता है, सारी वैल्यू उठाओ और पुट कर दो और आंसर आ जाएगा हमारे पास, ऑप्शन में हो जाएगा बी। ओके, ये सारी वैल्यू पुट कर दी हमने इस फॉर्मूले में। बाई टी इसलिए क्या, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर सेकंड चाहिए, सोल्व कर लेने पर ये आ जाएगा 4.5 टू 10 की पावर 16। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बेटा। हम जानते हैं कि किसी भी फ्रिंज विड्थ की जो वैल्यू होती है वो निकालते हैं हम इससे डी लैम्बडा अपॉन डी। अगर ये एयर में निकाल रहे हैं तो वेवलेंथ भी एयर में आ जाएगी, लेकिन अगर हम किसी मीडियम में निकाल रहे हैं तो मीडियम में निकालने के लिए हमारे पास ये डी और डी तो कभी नहीं बदलते, बट ये लैम्बडा जो होता है वो लैम्बडा एयर अपॉन म्यू हो जाता है, लैम्बडा एयर अपॉन म्यू। यहाँ पे वाटर दे रखा तो वाटर का आ जाएगा और सोल्व कर लेंगे, इनको सोल्व कर लेने पर आंसर आ जाएगा। इसकी वैल्यू तो क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू दे रखी है अपने पास 12 और म्यू की वैल्यू रख देंगे 4/3, हमारे पास सोल्व कर लेने के बाद इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ये अपना बीटा आ गया, बीटा किस में आ गया 12 mm, और ये किस में आ गया अपने पास, ये अपना वाटर में आ जाएगा। दोनों को डिवाइड भी कर सकते हो, डिवाइड कर लेने पर लैम्बडा ऑफ वाटर जो आ जाएगी दैट विल बी 9 mm। बहुत ही सिंपल सवाल है। इस क्वेश्चन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सिंपल क्वेश्चन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और आपसे बोला हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड का एम्पलीट्यूड कितना होगा, जबकि ये इक्वेशन आपको गिवन है। साफ साफ दिख रहा है कि भाई हमें जो है ये बी नोट दे दिया, मैक्सिमम इसकी वैल्यू ये दे दी। का डायरेक्ट फॉर्मूला भी समझ सकते हैं, बी और वी में और इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या रिलेशन होता है। और इस इक्वेशन को देख के हमें समझ में आ रहा है कि ये के एक्स, ये तो के हो चुका है और ये ओमेगा हो चुका है, तो के एक्स और ओमेगा टी में बीच में प्लस भी आ रहा है, तो इसकी डायरेक्शन तो होगी माइनस एक्स की तरफ। किसकी डायरेक्शन होगी, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन की डायरेक्शन ये होगी। और ये बता रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है पॉजिटिव वाई की डायरेक्शन में होगा, बी जो होगा वो ऊपर की तरफ होगा। तो पहले तो डायरेक्शन डिसाइड कर लेते हैं, ये बी वी और वेलोसिटी और डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन और इलेक्ट्रिक फील्ड तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं तो इसका मतलब ये हुआ बी वाई में है और डायरेक्शन नेगेटिव एक्स में है, तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जेड की तरफ होना पड़ेगा। अगर डायरेक्शन की बात कर लेते हैं तो v क्रॉस b इक्वल टू ई होता है, तो v क्रॉस b इक्वल टू वी से हम डायरेक्शन की अगर बात करें तो हमारे पास b ऊपर की तरफ है और अपने पास v इस तरफ है, तो v क्रॉस b से हमारे पास इलेक्ट्रिक जो फील्ड आएगा उसकी डायरेक्शन नेगेटिव जेड में आएगी। हालांकि हमें नेगेटिव जेड से कोई भी मतलब नहीं है, हमें तो क्योंकि नेगेटिव जेड बोला ही नहीं, हमें तो देखना कि जेड में है कि नहीं है, बस बिल्कुल जेड में है तो अलोंग जेड में या तो ये बैठेगा या ये बैठेगा। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एम्पलीट्यूड चाहिए तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए। मैक्सिमम वैल्यू निकालने का मतलब सीधे सीधे वी बी साइन 90 और ये ई हो जाएगा, तो ई इक्वल टू वी बी, जितनी भी इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी इससे यहाँ से हमारे पास ई की वैल्यू आ चुकी होगी। तो पहले तो v चाहिए, v कैसे निकालते हैं भाई, v निकालते हैं ओमेगा बाई के से, ओमेगा बाई के से, ये ओमेगा और ये के, बस इन वैल्यू को रखेंगे और सोल्व कर लेंगे।
तो सोल्व कर लेने पर हमारे पास b की वैल्यू ये है, k की वैल्यू ये है, ये अपना ओमेगा हो गया, दोनों को डिवाइड कर दिया तो ये स्पीड आ गई है, दिस इज स्पीड। और देखा कि तो c के बराबर ही आ रही है, लाइट की स्पीड के बराबर आ रही, तो E मैक्स बराबर CB मैक्स, तभी तो एम्पलीट्यूड माना जाएगा। चलिए एम्पलीट्यूड के लिए अपना आंसर आ गया 6 वोल्ट पर मीटर, और डायरेक्शन मैंने आपको बताई दी कि डायरेक्शन अलोंग जेड एक्सिस आएगी, तो ऑप्शन आ गया सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसने बोला सीरीज एलआर सर्किट है, x बराबर L है, तो पावर फैक्टर, सोचो पावर फैक्टर क्या होता है। पावर फैक्टर हमारे पास होता है कोस फाई, उसको उसने P1 लिखा हुआ है, क्या वो R बाई जेड होता है, और R बाई जेड, तो जेड की वैल्यू क्या होती है XL स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, यानी कि R अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर, तो ये वैल्यू आ गई 1/√2, तो इसका तो पावर फैक्टर 1/√2 है भाई, ठीक है। दूसरे का पावर फैक्टर क्या कह रहा है, दूसरा कह रहा है कि अगर उसमें XL बराबर XC और सीरीज RLC सर्किट हो, तो सीरीज RLC सर्किट में R बाई जेड में जब हम cos P2 निकालेंगे, जैसे हम cos phi2 कह सकते हैं, क्या ये वैल्यू XL बराबर XC करने पर जेड की वैल्यू R के बराबर ही हो जाती है, यस, तो इसका मतलब ये 1 आ गया। दोनों को रेशियो निकाल लेंगे, दोनों का रेशियो पूछा हुआ है, P1/P2 1/√2 हो जाएगा, लो ये आंसर भी हो जाएगा। तो इसकी कैलकुलेशन आपको ये दिखाई भी रखी है, सेम कैलकुलेशन ये रही, अपने पास आंसर ये आ रहा होगा। ओके, बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, एक्सेलरेशन, मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो एक्सेलरेशन हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होता है, तो इसका मतलब बी डॉट और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। बी डॉट ए की वैल्यू 0 आएगी, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकालो, ओरल कर सकते हो, 2 इंटू अल्फा और 3 इंटू 4 माइनस 4, यानी कि 2 अल्फा माइनस 4 इक्वल टू 0, तो अल्फा इक्वल टू 12/2 यानी कि 6 आंसर आ जाएगा। ये तो कुछ भी सवाल नहीं था, ओरल सवाल था, 1 सेकंड से पहले सोचना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको ये दिया हुआ है कि BX BY दो सर्कुलर कॉइल है, उनके नंबर ऑफ टर्न्स अलग अलग दे रखे हैं, रेडियस सेम दे दी, उनमें करंट सेम दे दी। अरे भाई बहुत ही सवाल आसान हो गया। B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N I अपॉन 2R होता है, केवल ये अलग है, इसका मतलब B1 अपॉन B2 क्या होगा, N1 अपॉन N2। अरे कुछ भी नहीं करना भाई, N1 कितना है, N1 कितना है, ये BX हो गया, ये BY है, तो BX में तो है नंबर ऑफ टर्न्स कितने कितने कितने, BX में तो 200 है, और भाई इसमें 400 है, तो 200/400, ये लो, दैट इज 1/2। कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है, तो बेटे 4x4 क्या हो जाएगा, 4x4, जब इनको 4x4 करेंगे तो 16 आएगा, और ये वाला भी 4x4 करेंगे तो ये भी 16 आ जाएगा। इसका मतलब इनका मल्टीप्लीकेशन सेम है, तो इसकी छुट्टी कर सकते हैं, इसको उड़ा सकते हैं, तो ये 4 और ये 4 क्या आ जाएंगे, सीरीज में आएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4 और 4 का 8, ये 4 और 4 का भी 8 आ जाएगा सीरीज में, और 8 और 8 का जब पैरेलल में लेंगे तो फिर से 4 आ जाएगा, यानी कि इस पूरे रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आ चुकी है, और रेजिस्टेंस की वैल्यू 4 ओम आ चुकी है, वोल्टेज ये है तो 4 से डिवाइड कर दो, 40/4 10 एम्पियर, बिल्कुल ओरल सवाल, बच्चों वाला सवाल। ओके, तो यही कैलकुलेशन यहाँ पे की हुई है, 40/4 कर देना है डायरेक्ट, 10 एम्पियर अपना आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। ओके, में आपको दिया हुआ है कैपेसिटर दे रखे हैं और सभी कैपेसिटर पैरेलल में है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब इस लायक सवाल है नहीं कि पूछा जाए इस तरह के एग्जाम में, और जो है ठीक है, लेकिन जब पूछा हुआ है तो कुछ नहीं करना, सभी कैपेसिटर्स पैरेलल में है भाई, सबको पैरेलल में जोड़ देते हैं, और C इक्विवेलेंट इनटू Q निकालना होता है तो Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इनटू V कर देंगे, तो C इक्विवेलेंट इनटू V करते ही टोटल चार्ज निकल जाएगा, बस और भी कुछ नहीं करना यार, लो सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर दो, तो C1 प्लस C2 प्लस C3, C इक्विवेलेंट आ गया, C इक्विवेलेंट इनटू V कर दो, अपना आंसर आ जाएगा 200 माइक्रो कूलम, तो 200 माइक्रो कूलम से आंसर ए बैठ जाएगा। ओके,
ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल डायरेक्ट याद ही होता है बच्चों को इसका आंसर। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में अगर इसका पाथ देख ले, मान लो कोई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 आ जाए, तो मतलब पाथ उसका इलिप्टिकल। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कुछ भी आ जाए रेडियस का स्क्वायर, तो वो सर्किल हो जाएगा। अब वो उसकी एक्स और वाई की इक्वेशन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह का पाथ होगा, स्ट्रेट लाइन, साइन का फंक्शन आ जाए या फिर सर्कुलर आ जाए, ठीक है, ये तो उससे पता लगेगा। तो उसने सीधे सीधे बोला है कि भाई वेलोसिटी में बताना, तो वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ये लो भाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसे सोल्व करेंगे तो ये बन जाएगा इलिप्स, यानी कि इलिप्टिकल फॉर्म में ही इसका आंसर आएगा। सीधी सीधी कैलकुलेशन ये की हुई। इसके बाद तो हमारे पास ये जो फॉर्मेट है, दिस इज लाइक एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज एलिप्टिकल। ओके, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी। चलिए हीट का बहुत ही आसान सा सवाल दे दिया, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस है। आपसे बोला चेंज इन इंटरनल एनर्जी। चेंज इन इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला सब जानते हैं भाई, डेल्टा यू इक्वल टू एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन का मतलब 7 मोल, एफ की वैल्यू दे रखी है कितनी, मोनो एटॉमिक से पता लग गया भाई 3 होती है, आर भी दिया हुआ है, डेल्टा टी दे रखा 40 केल्विन, 40 केल्विन का चेंज है। सीधे वैल्यू रखो, आंसर। बहुत ही बच्चों वाला सवाल दिया, सीधे फॉर्मूले बेस्ड सवाल है, सारी वैल्यू डाल दी और आंसर हमारे पास आ गया। ये ऑप्शन हो गया बी। अगेन बहुत ही अच्छा सवाल है, बस इसमें थोड़ा सा सोचने वाली बात यह है, वैसे तो अपने को नाम देख से पता लगना चाहिए कि कंप्रेस, सडनली कंप्रेस, इससे पता लग रहा है कि भाई किस तरह का प्रोसेस होगा हीट में। इससे पता लग रहा है कि ये हीट का वो प्रोसेस है जिसमें एडियाबैटिक होता है। लेकिन इसने एक और टर्म बहुत अच्छा यूज किया, एंट्रोपी। बेटा एंट्रोपी के बारे में मैं आपको बता दूं कि डेल्टा एस इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू बाई टी। डेल्टा क्यू बाई टी, इसने कहा एंट्रोपी इज कांस्टेंट। कांस्टेंट होने का मतलब, अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो इसका मतलब चेंज इन एंट्रोपी जीरो होना चाहिए, तो इसका मतलब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी। अगर एंट्रोपी कांस्टेंट है तो डेल्टा एस जीरो, अगर डेल्टा एस जीरो तो इसका मतलब ये कब जीरो हो सकता है, जब डेल्टा क्यू जीरो होगा। और डेल्टा क्यू जीरो का क्या मतलब होता है, एडियाबैटिक होता है। ये एडियाबैटिक हो गया, इसका मतलब एडियाबैटिक के प्रोसेस से लगाना। और हमें पता है कि भाई P1V1 की पावर गामा, P2V2 की पावर गामा लगा के फिर सोल्व कर सकते हैं। तो मोनोटोमिक गैस दे रखी, गामा उसका पता ही होगा, तो सीधे सीधे इस फॉर्मूले में वैल्यू रखो, आपको प्रेशर मिल जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पे कैलकुलेशन आपके सामने रही। तो बेटे वॉल्यूम मान लो V1 है, ये अपने पास V2 दे रखा, उसने 1/8 तक कंप्रेस किया, तो अपने को इससे सोल्व कर लेने पर 32 P1, यानी कि हमारे पास उसका प्रेशर कितना बैठेगा, 32 P के बराबर बैठ जाएगा, अगर शुरू में उसका प्रेशर P है। ओके। इस क्वेश्चन में ये डायरेक्ट, ये भी फॉर्मूले बेस ही होता है, बहुत बार पूछा जाता है। तो ये हमारा जो है सरफेस टेंशन वाले क्वेश्चन चैप्टर का है। इसमें अपने को क्या दिया हुआ है कि अपने पास एक वाटर ड्रॉप है 1 सेंटीमीटर की, उसको ब्रोक करके 729 इक्वल ड्रॉप बना दी। तो शुरू में एनर्जी और फाइनल एनर्जी का डिफरेंस निकालना है, जो कि हमें पता लग जाएगा कि कितना गेन हुआ। तो बाद में जो एनर्जी आई और शुरू में जो एनर्जी आई उसमें डिफरेंस निकाल लेंगे, यू फाइनल माइनस यू इनिशियल। अब सरफेस एनर्जी की बात कर रहा, सरफेस एनर्जी का फॉर्मूला होता है सरफेस टेंशन इनटू डेल्टा ए, सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया, जो सरफेस एरिया होगा बेसिक सरफेस एनर्जी का। तो इनिशियल निकाल लेंगे, फिर फाइनल निकाल लेंगे, यही तो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमें सीधे सीधे इनिशियल इससे और फाइनल इससे, तो ये तो टेंशन तो ये रहेगी, सरफेस टेंशन तो ये रहेगी, लेकिन एरिया बदल जाएगा पहली ड्रॉप का और बाद वाली ड्रॉप्स का, तो रेडियस बदल जाएगी। तो रेडियस में रिलेशन निकालने के लिए हमें वॉल्यूम का सहारा लेना पड़ेगा। तो बस सीधे सीधे इसमें फॉर्मूला लगाते हैं। चलो जी, यू इनिशियल T इंटू ए के फॉर्मूले से लगा लिए। सरफेस टेंशन में यूनिट का ध्यान रखना है भाई, यूनिट का ध्यान रखना है भाई, यूनिट। तो यूनिट में क्या करना है, जो भी अपने सीजीएस में दे रखी है उसे साइज सिस्टम में बदल लिया। 4πr² एक ही सरफेस होता है ड्रॉप का, इसलिए 4πr² से कर लिया। फिर कह रहा हूँ यूनिट का विशेष ध्यान रखना है इस क्वेश्चन को करते समय। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ चुकी है ये, लेकिन अब क्या हुआ, 729 को हमने इकट्ठा करके बड़ी ड्रॉप से जो है छोटी ड्रॉप बनी थी जो, तो उसको 729 का वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, तो वॉल्यूम सेम कर दिया। तो वॉल्यूम सेम करने से इस आर की वैल्यू आ गई 1/9। तो 1/9 से अब हमने फाइनल निकाल लिया। तो एरिया बदल चुका होगा इस रेडियस के हिसाब से, इसके हिसाब से अपना सरफेस टेंशन तो वही है, लेकिन एरिया बदल चुका क्योंकि रेडियस चेंज हो चुकी है। तो फाइनली हमारे पास आंसर आ चुका है। इसको सोल्व कर लेने के बाद 9 इंटू दिस, ये फाइनल है।
तो देखो इसका आंसर ज्यादा आ रहा है, इस वाले का आंसर 942, इसमें 9 इंटू, इसका मतलब बढ़ गई सरफेस एनर्जी। तो बढ़ गई सरफेस एनर्जी, इसका मतलब दिस माइनस दिस कर लेने के बाद जो बचेगा दैट इज द गेन इन सरफेस एनर्जी, दिस इज गेन इन सरफेस एनर्जी। ओके, चलिए ये बहुत अच्छा सवाल दिया है ग्रेविटेशन का, हालांकि काफी बार पूछा जाता है इस तरह का, बहुत ही प्यारा सवाल। इसमें क्या दिया हुआ है कि परसेंटेज डिक्रीज इन वेट ऑफ द रॉकेट, है ना, यानी कि हमें क्या निकालना है कि भाई mg शुरू में था, बाद में कितना हो गया mg डैश अपॉन mg, इसका परसेंटेज चेंज कितना आया, डिक्रीज निकालना। तो g डैश की बात करते हैं, ध्यान से देखो 32 किलोमीटर ऊपर गया, यानी कि कमी ऊंचाई तक गया, 6400 किलोमीटर कंपेयर में बहुत बड़ी मात्रा में बहुत ऊंचाई पर नहीं गया। हाँ भाई, इसका मतलब हम अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अप्रोक्सीमेशन वाले फॉर्मूले से जी डैश निकाल ले, ये होता है वो अपना अप्रोक्सीमेशन वाला फॉर्मूला। तो ये आगे जी डैश की वैल्यू, डिक्रीज कितना हुआ ऊपर जाकर के इसके हिसाब से वेट बन गया होगा। तो एम जी माइनस एम जी डैश अपॉन एम इंटू 100 और जी माइनस जी डैश अपॉन जी हो जाएगा, क्योंकि हम तो कट जाएगा। तो हमारे पास इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेने पर आ गई 1%। तो 1% के अकॉर्डिंग इसका ऑप्शन हो गया ए। ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम सेंटर ऑफ मास का सीधे सीधे क्वेश्चन दे रखा, एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड है। स्प्रिंग ऑलरेडी जो है कटे हुए हैं, तो ये सॉरी दोबारा से करते हैं। दो स्प्रिंग कनेक्टेड हैं ऑलरेडी, क्या है शुरुआत में रेस्ट पर है, और उनको क्या कर दिया, इसको वेलोसिटी दे दी, स्टार्टिंग में इनको वेलोसिटी दे दी इन अपोजिट डायरेक्शन। तो मैक्सिमम कितना एक्सटेंशन होगा, तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी है, मैक्सिमम एक्सटेंशन तक वो पूरी पोटेंशियल में कन्वर्ट हो जाएगी। बस ये तो करना है, लो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो चुकी होगी मैक्सिमम एक्सटेंशन तक। तो वो अपने को वो मैक्सिमम एलोंगेशन बताना है इन टर्म्स ऑफ वी, क्योंकि वी की फॉर्म में ही हमें आंसर निकालना है। लो कुछ नहीं करना, के इनिशियल यूनिशियल फाइनल, और इस सब में के इनिशियल यूनिशियल इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल लगाना। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी टोटल दोनों की हो गई, और फाइनल मैक्सिमम एक्सटेंशन जो होगा स्प्रिंग में वो एक्स मैक्स मान लिया। इसमें ये किसकी वैल्यू दे रखी, ये के दे रखा है 2। सोल्व कर लेने के बाद एक्स मैक्स की वैल्यू 2 आ चुकी है, तो हमारा ऑप्शन हो गया बी। ये अच्छा सवाल दिया है एनएलएम का, एनएलएम के 2 क्वेश्चन अच्छे दिए इन्होंने। तो अच्छा सवाल ये इसमें इसलिए है क्योंकि इसमें अच्छी खासी कैलकुलेशन भी थोड़ी सी करनी है। चलिए इसमें क्या करना है कि 50 kg का अपना एक मंकी है, एक बंदर है, जो कि मैक्सिमम जब वो ऊपर चढ़ रहा है तो 350 रस्सी की जो ताकत है 350 न्यूटन की है, वो उतने वेट को झेल सकते हैं। इसके बाद अगर इसमें आगे तो टूट जाएगी, है ना। तो और बंकी ऊपर भी जा रहा, नीचे भी जा रहा, ऊपर जाते समय एक्सेलरेशन दिया हुआ है और नीचे जाते समय भी एक्सेलरेशन दिया हुआ है। जब वो नीचे आ रहा है तो 4 से आ रहा है और ऊपर जा रहा है तो 5 से। ध्यान दें एक्सेलरेशन दे रखे ऊपर नीचे जाने के, तो ऊपर नीचे जाते समय क्या हम टेंशन निकाल सकते हैं रस्सी में, यस। तो अगर वो 350 से कम आई, 350 से कम आई तो मतलब बचा रहेगा, 350 ज्यादा आई तो वहां पे टूट जाएगा। और अगर वो इनमें से कोई आंसर मैच करा तो वो मैच कर लेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो पहले ऊपर जाते समय और नीचे जाते समय उसका एफबीडी बना लेते हैं। चलिए ये मंकी है हमारा, मंकी वाला नीचे जा रहा है तो टी ऊपर एम जी नीचे, तो एम जी माइनस टी से टेंशन आ गई 300। इसका मतलब रस्सी टूटेगी नहीं, बची रहेगी, रस्सी टूटेगी नहीं बची रहेगी। और रस्सी में टेंशन उस समय 300 न्यूटन है, तो 300 न्यूटन कोई आंसर ऑप्शन में नहीं दिया हुआ, ठीक है। अगर वो ऊपर जा रहा है, अगर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, मंकी ये रहा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो टी माइनस एम जी बराबर एम ए 2, तो इस समय 5 यूज कर लेंगे, ये 750 आ गया। तो 750 आया तो 350 से ज्यादा हो गया, तो रस्सी टूट जाएगी। इसका मतलब ब्रेकिंग स्ट्रेंथ 350 है, तो मंकी क्या होगा, वो मूव करते करते टूट जाएगी वो पहले ही, ठीक है। चलिए अपना आंसर आ गया कौन सा, सी ऑप्शन आ गया अपना, ठीक है। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि हमारे पास 2 प्रोजेक्टाइल है, जो कि एक 45 पर होगा और एक 30 डिग्री पर है। उनकी वेलोसिटी 30 वाले की u1 है और 45 वाले की u2 है। इन दोनों की वेलोसिटी का रेशियो पूछा है। अगर दोनों मैक्सिमम हाइट पर सेम टाइम पर पहुंच रहे हैं, इसका मतलब दोनों का जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो सेम रहेगा, दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम रहेगा। तो दोनों का टाइम ऑफ फ्लाइट सेम कर दो। टाइम ऑफ फ्लाइट सेम होने से क्या होगा, u2u y अपॉन g, तो यानी कि u1 वाला जो कंपोनेंट है वर्टिकल वाला वो दोनों का सेम हो जाएगा, और दोनों का सेम करके उससे अपने पास u1 u2 का रेशियो निकल जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया। चलिए जी इसमें आपने क्या देखो, t1 बराबर t2 2u1 और 2u2y, यानी कि y1 u1y और u2y आर द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज, और ये दोनों सेम आ गए हैं क्योंकि ये तो पूरा कट ही जाएगा इससे। दोनों सेम आने का मतलब u1 जो था उसका
जो होगा sin 30 वाला कंपोनेंट और u2 का sin 40, दोनों बराबर कर दिए, इसे सोल्व कर लेने के बाद यार √2/1, तो आंसर हो गया C। ओके, चलिए इंस्ट्रूमेंट पर हमेशा बहुत ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, इसमें भी एक क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन दिया है अपने को स्क्रू गेज का। स्क्रू गेज की जो रीडिंग है वो निकालनी है, ध्यान रखना किसकी रीडिंग, पिच दी हुई है पहले तो, और नंबर ऑफ डिवीजन दिया है 50। सबसे पहले लीस्ट काउंट निकाल लो, क्योंकि लीस्ट काउंट होती है अपनी पिच अपॉन नंबर ऑफ सर्कुलर डिवीजन, जो 50 से डिवाइड कर देंगे, इससे लिस्ट काउंट आ जाएगी। और रीडिंग जो दे रखी है जरा की, जो मेन स्केल जो है उस पर रीडिंग 1.5 mm है, तो जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो उसमें और ऐड करनी पड़ेगी, तो अपने को रीडिंग आ जाएगी उसकी। लेकिन अपने से पूछा कि जो लेंथ हम मेजर कर रहे हैं उसका सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्या होती है, कि सरफेस एरिया 2πRh, 2πRh, h का मतलब एक तरह से 2π उसकी लेंथ, एल का मतलब एक तरह से क्या मान लो उसकी लेंथ मान ली, जो भी अपने पास वायर होगा उस वायर की लेंथ मान लीजिएगा L है, अगर उसकी लेंथ L है, रेडियस R है, तो हमारे पास इससे अपन इसकी सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। अब मेन पॉइंट है ये रेडियस निकल जाए तो काम हो जाएगा, और रेडियस पूरी सही से क्या बैठेगी, बस देख लो, कुछ नहीं, रीडिंग लेनी। तो रीडिंग लेने के लिए क्या करना है भाई, फॉर्मूला तो यही लगाना है। तो लिस्ट काउंट में ये तो लिस्ट काउंट आ गई, रीडिंग होती है मेन स्केल रीडिंग प्लस नंबर ऑफ सर्कुलर स्केल इनटू लिस्ट काउंट, तो अपने पास ये आ गई। अच्छा, तो डायमीटर की रीडिंग आई, अपने चाहिए रेडियस, तो रेडियस का आधे कर देंगे और 2πRL में इसकी वैल्यू रखने के बाद ये आंसर आ जाएगा अपना ऑप्शन बी। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रोजेक्टाइल पर बेसिस है कह सकते हैं। तो ये सिंपल इसमें ये पूछा है कि भाई एक्स डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है वो तो है आई कैप, वो तो है आई कैप, यानी कि एक्स डायरेक्शन की जो वेलोसिटी आ चुकी है उसका मैग्नीट्यूड तो है 1। तो आपसे पूछा है कि y कंपोनेंट ऑफ इनिशियल वेलोसिटी u y की वैल्यू पूछी हुई है। इस इक्वेशन को ध्यान से देखो, क्या ये y इक्वल टू हो जाएगा 5x माइनस 5x², ये हो जाएगा। तो सीधी सी बात है, अगर इसको कंपेयर करूं x tan थीटा वाले से, तो tan थीटा की वैल्यू 5 हो जाएगी, tan थीटा इक्वल टू 5, तो tan थीटा इक्वल टू uy अपॉन ux, तो इसमें कितना जाएगा, x uy की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओरल सवाल है, कुछ सॉल्व भी नहीं करना। तो अपने को ये पता है कि x tan थीटा से कंपेयर कर लेंगे तो tan थीटा की वैल्यू 5 के इक्वल है, क्योंकि ये प्रोजेक्टाइल की स्टैंडर्ड इक्वेशन के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो tan थीटा की वैल्यू 5 और tan थीटा क्या होता है uy अपॉन ux, तो 5 इक्वल टू uy अपॉन 1, तो अपना आंसर आ गया 5। ओके, रोटेशनल का एक अच्छा क्वेश्चन है। ये डिस्क है, ये डिस्क के इस एक्सिस के अबाउट घूम सकती है, तो यहाँ पे एक मास रख दिया जिससे कि घूम करके पूरी डिस्क ऐसा आ गई, पूरी घूम गई, ये पार्टिकल घूम के यहाँ पहुँच जाएगा इसके साथ ही, डिस्क के साथ ही। तो इसका मतलब इसकी रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी और इसकी भी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका रिलेशन लगाएंगे, सीधे सीधे अपने को मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगाना, और कोई सवाल में खास बात नहीं। और ये बताना है कि जो उसकी ओमेगा होगी वो अगर ये है तो एक्स कितना होगा, ठीक है। तो सिंपल अपने को एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है mg इंटू 2r, यहाँ तक तो 2r हाइट हो जाएगी ना भाई, mg इंटू 2r, यही किस में कन्वर्ट हो गई, इसकी रोटेशनल में कन्वर्ट हो गई। तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर mr²/2 क्या हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया mr²। हमारे पास सोल्व कर लेने पर ओमेगा की वैल्यू आ गई, इसे कंपेयर कर ले जो गिवन होगा, कंपेयर कर लेने के बाद एक्स की वैल्यू आ जाएगी 5, कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू 5 आ जाएगी। ओके, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है और एरर पर बेस्ड है, 2-3 क्वेश्चन आ गए इस वाले टॉपिक में से, तो जो है इसको अप्रोक करने के लिए बस इसको फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले तो क्या होता है, y इक्वल टू क्या होता है, एफ एल और अपॉन ए डेल्टा एल, इसमें इसमें एरर निकालनी, तो डेल्टा वाई अपॉन वाई, डेल्टा एफ अपॉन एफ प्लस डेल्टा एल अपॉन एल, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा ऑफ डेल्टा एल अपॉन डेल्टा एल, ये हो गया। अच्छा, एरिया में क्या होता है, रेडियस आती है, एरिया क्या होता है πr² का होता है, तो डेल्टा ए अपॉन ए को लिख सकते हैं हम, डेल्टा ए अपॉन ए को 2 डेल्टा आर अपॉन आर, और उसमें डायमीटर का मेजरमेंट दिया हुआ है, तो डायमीटर के हिसाब से हम इसको भी लिख सकते हैं 2 डेल्टा डी अपॉन डी, डायमीटर के फॉर्मेट में, ये भी हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। ये हम इसमें एरर तभी निकाल पाएंगे जब हमारे पास जो है ये सब चीज़ों की, अच्छा मैं इसका वेट दे रखा जो, उसमें तो कोई चेंज नहीं आएगा, जिसमें कोई चेंज नहीं आएगा उसकी एरर 0 ले लेंगे, तो जिसमें कोई चेंज नहीं, लेंथ भी दे रखी फिक्स, उसमें भी कोई चेंज नहीं, तो उसको तो उड़ा देंगे, अपने को केवल इतनी की वैल्यू से सॉल्व कर लेना है। तो अब देखो, पहले तो मुझे y चाहिएगा, लेकिन
पहले तो y चाहिएगा, y तो डायरेक्ट इससे निकल ही जाएगा भाई, अपने को f पता, ये पता, ये पता, सब दे रखा। फिर मैं एरर निकाल करके इसमें डेल्टा y की एरर निकाल लेंगे। अब देखो क्या करना है, डेल्टा एल से हमने पहले सब चीजों से पहले हमने y निकाल लिया, y की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है ये, दिस इज y इक्वल टू 0.199 10 की पावर -12। अब वही फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख देंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख लेने के बाद सारा डाटा गिवन है और उस सारे डाटा को जो रहे पर पुट कर लेंगे तो डेल्टा y अपॉन y की वैल्यू हमारी आ गई। और y हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, उसको उठा के यहाँ रख देंगे, इसको उठा के जब यहाँ रखेंगे, इसको उठा के जब यहाँ रखेंगे, y को जब यहाँ रखेंगे तो यहाँ रख लेने पर हमारे पास आ गया 0.199 10 की पावर 11 या 1.99 10 की पावर 10 से लगभग 2 मान सकते हैं। और ये x इंटू 10 की पावर 10 की फॉर्म में क्वेश्चन में मेंशन है, तो वो x की वैल्यू 2 आ गई है। ओके, चलिए इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का, और इसमें क्या बोला है कि एक कार अप्रोच कर रही है, कार किससे अप्रोच कर रही है, जो है एक ऑब्जर्वर को अप्रोच कर रही है जब उसकी फ्रीक्वेंसी उसको 100 सुनाई दे रही है। आफ्टर पासिंग द ऑब्जर्वर इट ऑब्जर्व्स 50, अगर उसको पास कर देगी तो वो 50 सुनाई दे रहा है, यानी कि पास में आ रही तो 100 और दूर जा रही तो 50। लेकिन अगर वो ऑब्जर्वर भी कार के साथ साथ दौड़ रहा है, इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी तो 0 रहेगी, इसका मतलब कोई रिलेटिव वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो एक्चुअल सुनाई देगी, यानी कि x/3 कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगी f0। जब साथ साथ दौड़ेगा तो फिर उसको फ्रीक्वेंसी में कोई अपरेंट चेंज फेल नहीं होगा। हाँ जी, इसका मतलब ये हुआ कि अपने को अपरेंट फ्रीक्वेंसी में जो चेंज फील नहीं हो रहा वही f0 को मानते हुए लेके चलना। तो पहले f0 निकाल लो, उसे x/3 के बराबर कर दो, आंसर आ जाएगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले जब हमारे पास वो अप्रोच कर रही है तो हम जानते हैं कि ये फॉर्मूला होता है f = f0। ये 100 दे दिया, ये f0 की वैल्यू निकाल यहाँ पर इस फॉर्मेट में। अभी ना v पता ना vs पता, हाँ जी, ना v पता ना vs पता, लेकिन इनको डिवाइड कर लेने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई v, ये v है बेटे, ये v, ये भी v, ये अपने पास ये v है ना। और 2v माइनस 2vs इक्वल टू v प्लस vs, 2v माइनस 2vs इक्वल टू v प्लस कर लेने के बाद v इक्वल टू 3vs आ गया। अब इस वैल्यू को उठा के किसी भी इक्वेशन में यहाँ पे डाल दो तो हमारे पास इसमें डाल देने के बाद f0 3/2 आ गया। हाँ, यही f0 की वैल्यू आ गई 200/3। क्या यही x/3 दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि इसका मतलब x की वैल्यू 200 आ गई। इस तरीके से हमारा ये इसमें ध्यान रखना है कि साथ साथ दौड़ रहा होगा तो वो x/3 एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, कैपेसिटर का क्वेश्चन है जिसमें दो कैपेसिटर अपने को दिए हुए हैं। एक तरह से इसमें फॉइल दे रखी मेटल की, ये जो मेटल की फॉइल दे रखी है ये दो कैपेसिटर में डिवाइड कर देती है। अपने को बताना है इसका पोटेंशियल क्या होगा। ये 100 है, इसका यहाँ पर 100 ले लो और यहाँ 0 पोटेंशियल मान ले, तो इसका मतलब ये 0 और इसका पोटेंशियल V2 मान लेता हूँ इस कैपेसिटर का। तो मेरे को ये V2 पोटेंशियल मिल जाए तो ये पोटेंशियल डिफरेंस V2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसके लिए हम कैपेसिटर में वोल्टेज डिवाइडर का रूल लगा सकते हैं। कैपेसिटर में वोल्टेज डिवाइडर क्या होता है भाई, दो कैपेसिटर अगर सीरीज में लगे होंगे तो सीरीज में अगर यहाँ पे वोल्टेज निकालना है तो ये टोटल वोल्टेज इन दोनों में डिवाइड होगा। लेकिन दोनों में डिवाइड होते समय इस बात का ध्यान रखना, टोटल वोल्टेज लेकिन कैपेसिटेंस दूसरे वाले का लेते हैं तो V इंटू टोटल कैपेसिटेंस। लेकिन अगर यहाँ पर निकालना है तो कैपेसिटेंस ये वाला ले लेंगे। तो हमें सीधे सीधे ये फॉर्मूला लगा करके इसका आंसर निकाल लेना है, यही कैलकुलेशन हमें करनी है। ठीक है, इसको मैंने एप्सिलॉन R1 एप्सिलॉन R2 को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 K2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए पहले कैपेसिटेंस निकाल लेंगे और कैपेसिटेंस की वैल्यू C1 एप्सिलॉन नॉट K1A एप्सिलॉन नॉट K2A, जिसमें एप्सिलॉन R1 और एप्सिलॉन R2 में K1 K2 की वैल्यू 3 और 4 हमारे पास है। अब वही फॉर्मूला हमने वोल्टेज डिवाइडर का लगा चुके हैं, तो C1 C2 की वैल्यू पुट करने के बाद और K1 K2 की पुट कर लेने के बाद हमारे पास ये वोल्टेज आ जाएगा V2, दैट इज 60 वोल्ट। ओके, मीटर बीज पर बहुत ही अच्छा सवाल दिया हुआ है। इसमें हमें क्या दिया हुआ है कि जो लेंथ है नल डिफ्लेक्शन के टाइम पर, ये जो लेंथ दे रखी है दिस इज 40 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है। ये रेजिस्टेंस 4 ओम है, ये रेजिस्टेंस हमें नहीं पता है, लेकिन हम ये जानते हैं 40 है तो ये 60 होगी, क्योंकि टोटल कितनी होती है 100 होती है, टोटल 100 होती है तो 60। और व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस जब हो जाता है तो उस केस में अपोजिट रेजिस्टेंस या अपोजिट रेजिस्टेंस इनटू लेंथ का मल्टीप्लिकेशन भी सेम होता है। तो 4 इंटू 60 एंड इसका रेजिस्टेंस मान लीजिएगा Q है, तो Q इंटू 40 दोनों को इक्वेट कर देंगे तो Q निकल जाएगा। तो Q निकल जाने के बाद क्या करना है, Q निकलने के बाद ये कह रहा है कि अगर इस P में X ऐड कर दिया, इसमें X रेजिस्टेंस ऐड कर दिया, तो ये नल पॉइंट 40 से शिफ्ट होकर के
कहाँ पर शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पर 80 पर शिफ्ट हो गया। तो फिर से बैलेंस कर लेंगे दोबारा, नल पॉइंट 80 पर आ गया। हाँ, इसका मतलब हमारे पास पहले तो Q पता होना चाहिए, तो वो Q तो हमने डायरेक्ट इस इक्वेशन से कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस Q का दोबारा यूज कर लेंगे जब हमने इस P में X ऐड किया है, तो इसमें X ऐड कर दिया, लेकिन अब नल पॉइंट कहाँ पर शिफ्ट हो चुका है, 80 पर शिफ्ट हो चुका है। तो 80 पर शिफ्ट हो जाने पर अपोजिट लेंथ और रेजिस्टेंस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो दिस इंटू 20 और दूसरी साइड में 80 से मल्टीप्लाई करेंगे, जिससे सॉल्व करने पर x की वैल्यू आ गई 20 ओम। इसका मतलब 20 ओम अगर उसमें ऐड कर देंगे तो नल पॉइंट 80 पर शिफ्ट हो चुका होगा। ओके, ये देखने में बहुत ही बड़ा सा सर्किट लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि शायद इसको देखते ही सार इतना बड़ा सर्किट सोल्व करेंगे तो टाइम ज्यादा लगेगा, लेकिन रियलिटी अगर मैं आपको बताऊं सबसे आसान क्वेश्चन यही है इस पूरे पेपर का। क्या है इस सवाल में, इसे बोला इफेक्टिव करंट आई इन द गिवन, ये आई निकालना है एट वेरी हाई फ्रीक्वेंसी। तो भाई वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर क्या होता है, क्या एक्सएल बराबर ओमेगा एल, क्या वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर ये वैल्यू बहुत हाई तो लगभग इन्फिनिटी के बराबर, और एक्स सी 1/ओमेगा सी में जब ये वेरी हाई होगा तो ये लगभग वेरी हाई पर 1/इन्फिनिटी अपॉन ये 1/इन्फिनिटी कर लेंगे तो ये आएगा कितना, 0 के आसपास आ जाएगा। इसका मतलब ये इंडक्टर तो ओपन सर्किट की तरह बिहेव करेगा और कैपेसिटर शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा, जिससे कि हमारा पूरा सर्किट रेजिस्टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, और कन्वर्ट होने के बाद ये तो किस तरह हो गया, ये तो रेजिस्टेंस हो गया तो हट जाएगा, है ना, ये शॉर्ट हो जाएगा, ये शॉर्ट ये शॉर्ट ये शॉर्ट और ये अपना हट जाएगा, तो ये शॉर्ट। तो इसका मतलब सिर्फ हमारे पास एक रेजिस्टेंस बचा ये पैरेलल में, और साथ में सीरीज में ही 2 रेजिस्टेंस बचेंगे, तो सर्किट जो बनेगा फाइनल रिड्यूस होकर के वो ये बचेगा। और 4 ओम रेजिस्टेंस 2 ओम बन चुके होंगे, ये 2 ओम बन चुके होंगे, 2 ये और एक ये सीरीज में रेजिस्टेंस 5 ओम, और करंट निकालनी हो तो I इक्वल टू V बाई टोटल जेड यहाँ पर बचा सिर्फ 5, तो 220 डिवाइड बाय 5। तो ये तो ओरल सवाल था भाई, 44 एम्पेयर्स का आंसर आ चुका होगा। ओके, चलो ये ऑप्टिक्स से ग्राफ का एक अच्छा क्वेश्चन दिया है। तो इसमें बोला हुआ है कि एक अपने पास u 1/v और 1/u में ग्राफ दे दिया, 1/v 1/u में ग्राफ दिया हुआ है, तो इसकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन होती है, हम जानते भी हैं। और इसमें अपने को जो लेंस है उस लेंस की रेडियस कैलकुलेट करनी है, तो फोकल लेंथ तो हम यहाँ से निकाल लेंगे, और फोकल लेंथ का फॉर्मूला हमें पता है कि 1/f इक्वल टू म्यू माइनस 1, अगर हवा है दोनों तरफ तो म्यू माइनस 1/r1 माइनस 1/r2, तो r दोनों की तरफ की सेम है। तो इसका मतलब अपने को सिर्फ क्या करना है, f का जुगाड़ इससे कर लेना है और r की वैल्यू उस वाली इक्वेशन से निकल जाएगी। तो यही करना है बेटे, हमारे पास इस फॉर्मूले से हमने निकाला, तो म्यू की वैल्यू दे रखी है हमारे पास, r इक्वल टू एफ बैठ गया, नहीं कि अपने को f चाहिए बस, f के लिए ग्राफ दिया हुआ है, ग्राफ में रखो, लो भाई 1/v माइनस 1/u, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। तो ये एक तरह से इसको y एक्सिस पर लिया हुआ, इसको x एक्सिस पर लिया हुआ, तो y माइनस x इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो 1/f कहां पर है, इंटरसेप्ट है ऑन x एक्सिस, तो यानी कि 1/f की वैल्यू x एक्सिस सॉरी y एक्सिस पर, तो y एक्सिस पर है तो इसकी वैल्यू 0.1 है, तो यहाँ से f की वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गई। या ऐसा भी कर सकते थे कि मान लीजिएगा 1/u की वैल्यू दे रखी है, दूसरे ग्राफ में देखेंगे इसकी वैल्यू 1/u इक्वल टू 0.1 दे रखी है, और बेटे इस पॉइंट पर जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर v की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पॉइंट पर जब हम इसकी वैल्यू निकाल रहे होंगे तो ये v 0 है, तो ये 1/v की वैल्यू 0 है, तो मतलब v की वैल्यू इन्फिनिटी, और जब v इन्फिनिटी होगा तो इसका मतलब क्या होगा, हमारे पास ये रखने पर f की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/0.1, तो तब भी 10 आ जाएगी। तो फोकल लेंथ निकालने का कोई भी तरीका लगा लो, चाहे इक्वेशन का लगा लो, चाहे इस फॉर्मूले को लगा लो, हमारे पास f की वैल्यू 10 आएगी, तो वही रेडियस की वैल्यू है। ओके, तो रेडियस का आंसर भी 10 सेंटीमीटर। मॉडर्न फिजिक्स का बोर एटॉमिक मॉडल पर बेस, सीरीज पर बेस, लाइमन सीरीज वगैरह पर बेस, हाइड्रोजन मॉडल पर बेस अच्छा सवाल दिया हुआ है। तो इसमें क्या करना है, इसमें दिया हुआ बेटे कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में लैम्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट ट्रांजिशन किसका, लाइमन सीरीज का फर्स्ट ट्रांजिशन कहां से कहां होता है, 2 से 1 में, तो ये लैम्डा का फॉर्मूला लिख सकते हैं हम, क्या आएगा। फिर ये बोला है कि डिफरेंस जो है किसका, लाइमन सीरीज, द वेवलेंथ डिफरेंस विल बी ए लैम्डा बिटवीन
wavelength of third transition line of Paschen series and that of second transition line of Balmer series। तो पाशन और बार्मर सीरीज की इन लाइनों का डिफरेंस ए लैम्बडा के बराबर, दोनों की वेव निकाल सकते हैं, वेवलेंथ, उनका डिफरेंस निकाल लेंगे और डिफरेंस ए लैम्बडा के बराबर कर देंगे और ए लैम्बडा के बराबर करके ए निकल जाएगा। ओके, तो तीन ए के लिए हम लिख लेते हैं। तीनों में सबसे पहले तो हमने किसके लिए लिखा, लाइमन सीरीज के। लाइमन सीरीज के लिए हमारे पास लैम्बडा आ गया, तो आर की फॉर्म में हमने इसको ऐसा लिख लिया, क्योंकि हमें आर नहीं इसमें पता है तो उसको आर को लैम्बडा की फॉर्म में रखेंगे ताकि लैम्बडा की फॉर्म में ही हम उसको रेशियो की उसमें वैल्यू को रख सके। हाँ भाई, अब हमारी बात करते हैं थर्ड ट्रांजिशन। थर्ड ट्रांजिशन को लिख लिया 1/λ3 आर। थर्ड ट्रांजिशन कहां से कहां होता है पाशन में, 3 से या 6 से 3 में, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा। सोल्व कर लेने पर ये λ3 की वैल्यू आ गई 9 लैम्बडा। लैम्बडा की फॉर्म में इस तरह से आया क्योंकि हमने आर की वैल्यू को वहां से पुट कर दिया। लैम्बडा की फॉर्म में क्यों निकाल रहे, क्योंकि उसने डिफरेंस ए लैम्बडा दिया हुआ है, बाद में डिफरेंस को ए लैम्बडा लिख लेंगे। हाँ जी, अब फॉर बार्मर सीरीज, बार्मर सीरीज में सेकंड लाइन में 4 से 2 तक ट्रांजिशन होता है, तो λ2 की वैल्यू 4 लैम्बडा आ गई। इन दोनों का डिफरेंस 9 लैम्बडा माइनस 4 लैम्बडा ए लैम्बडा दिया हुआ, तो यहां से ए की वैल्यू 5 आ चुकी है। दिस इज द आंसर। ओके, चलिए सेमीकंडक्टर डिवाइसेस का एक और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनर डायोड का क्वेश्चन ज्यादातर पूछता भी है डायोड में से और बहुत बार पूछा गया है। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि क्या जिनर डायोड ऑन हो पाएगा कि नहीं होगा, पहले ये चेक करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं, इसे हटा दो। इसे हटा करके यहां पर सबसे एक वोल्टेज कैलकुलेट करते हैं। इसे हटा देने पर अगर ये वोल्टेज 60 से ज्यादा आया तो मतलब ये ऑन हो चुका होगा, और ऑन हो चुका होगा तो यहां पर 60 वोल्टेज को मेंटेन कर लेगा। और अगर ये 60 से कम आया मतलब ये ऑन ही नहीं होगा, ऑन ही नहीं होगा तो ये ऑफ रहेगा, ऑफ रहेगा तो मतलब यहां पर जो वोल्टेज होगा फिर वही आया जाएगा। ठीक है, तो पहले ये चेक करते हैं। तो हम इसको कम से कम वोल्टेज 100 है, 120, तो दोनों पे भी चेक कर सकते हैं, लेकिन पहले कम से कम पे देख लो। अगर 100 से हो गया तो 120 पे तो हो ही जाएगा। हाँ जी, तो सबसे पहले क्या करा, ये 100 वोल्ट से हमने ये चेक कर लिया कि क्या ये वोल्टेज जो इसके अक्रॉस आएगा वो वोल्टेज 60 से कम है कि ज्यादा है। चलो ये चेक करा, कितना आया 71.42, और इसकी वैल्यू आ गई 60 से ज्यादा, जो कि कह सकते हैं कि ये डायोड ऑन हो जाएगा। भाई डायोड ऑन हो जाएगा मतलब ये 60 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट हो जाएगा। 60 वोल्ट की बैटरी में कन्वर्ट हुआ तो मतलब यहाँ पे 60 वोल्ट ही लिखेंगे। इससे 60 वोल्ट से अपने पास आई एल आ जाएगा, और आई एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60/10 किलो ओम, जो कि 6 मिली एम्पेयर हो चुकी है। 6 मिली एम्पेयर की करंट यहाँ पर आ चुकी है भाई आई एल, 6 मिली एम्पेयर की करंट आई एल आ चुकी है। अब ये 6 मिली एम्पेयर तो यहाँ पर आ गई। 120 मैक्सिमम क्यों लिया भाई, 120 मैक्सिमम इसलिए लिया हुआ है क्योंकि हमसे पूछा हुआ है कि भाई यहाँ पर इसमें कितनी मैक्सिमम करंट जा सकती है डायोड में। तो सोचो पीछे से कितनी ज्यादा आ रही होगी, तो कुछ तो यहाँ गई, इसमें तो 6 मिली एम्पेयर ही जाएगी। अब 120 वोल्ट में से 60 वोल्ट तो यहां पर आ गए, तो यहां कितने बचे 60 वोल्ट। 60 वोल्ट अपॉन 4 किलो ओम से ये वाली करंट आ जाएगी आई, तो 60/4 से 15 मिली एम्पेयर आ गई। इस आई में से आई जेड कितनी है ये बतानी है, जबकि आई एल इधर गई, तो यहाँ पे क्या लगा लेंगे, केसीएल लगा लेंगे। तो आई इक्वल टू आई जेड प्लस आई एल, और आई जेड बराबर आई माइनस आई एल, तो आई माइनस आई एल आ गया, जिससे कि हमारे पास 15 माइनस 6 इक्वल टू 9 मिली एम्पेयर। तो इसका आंसर आ गया 9, तो इसका आंसर आया 9। हाँ, तो बच्चों पेपर को डिस्कस करने के बाद आप इस बात को देख सकते हैं कि इस पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन तो ऐसे थे जो उनको हम फॉर्मूले बेस भी कह सकते थे, और बहुत सारे क्वेश्चन में बहुत लेंथी या बहुत टफ क्वेश्चन नहीं थे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो 30 में से आप ये समझ लो कि 25 हमारे इजी कैटेगरी में ही आते हैं, और लगभग 5 क्वेश्चन आप कह सकते हो कि भी एवरेज या मीडियम क्वेश्चन की कैटेगरी में आते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन आसान पेपर था, और जिन बच्चों ने पेपर दिया होगा उम्मीद है उन सबका सिलेक्शन होगा, और मैं उनको विश करता हूं उनके गुड लक के लिए कि वो अब एडवांस में जब बैठेंगे तो बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्ट हो। तो थैंक यू वेरी मच प्यारे बच्चों, आप लोगों ने इतने ध्यान से मेरे वीडियो को देखा है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे के लिए फिर गुड लक। थैंक यू।